नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये बीपीएससी ऑडिटर का जो एग्ज़ाम होता है उसका मेंस का पेपर है। बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छा पेपर है। जो लोग 67th का मेंस देने की सोच रहे हैं और जो 68 का मेंस देने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का एक ग्रुप है जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए। मैं पूरा डिस्कस करूँगा एक एक क्वेश्चन। स्टैट को छोड़कर स्टैट का पोर्शन आपको खुद से करना है। आपको क्या करना है, ये पेपर लेना है, 3 घंटे का वॉच टाइम आवर लगाना है आपको अपने घड़ी में और उसको बैठ के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, पेपर के हिसाब से जितने सॉल्व करने हैं तो उसी हिसाब से करने होते हैं आपको। ओके, तो ये आपको करना है खुद से। बाकी मैं एक्सप्लेन करूँगा हर एक क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन भी कठिन लगेगा मैं हर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना। और जो 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अलार्मिंग भी है, क्योंकि बीपीएससी खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। पैटर्न सहित एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन के पैटर्न, हर चीज़ को इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बहुत ही बाद के करंट अफेयर हैं। 22 सितंबर 2022 के करंट अफेयर पूछे गए हैं जो नवंबर के पहले तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसमें। तो आप समझ सकते हैं कितना लेटेस्ट करंट अफेयर है। एग्ज़ाम से मुश्किल से 10 दिन पहले इन्होंने पेपर बनाया है। और क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा है, कुछ क्वेश्चन तो सीधा सीधा है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। उसमें आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप पढ़ के भी गए हैं कंटेंट तो भी आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखें क्या ना लिखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है जनजातीय आंदोलन। तो आप सब लोग पढ़ते, आप मुंडा पढ़ के जाते हो या फिर संथाल आंदोलन पढ़ के जाते हो, लेकिन सीधा सीधा नहीं पूछा इसने। ये यूपीएससी का ऑप्शनल का पेपर का क्वेश्चन है जिसको उठा के इन्होंने पूछ लिया है। क्या पूछा है इन्होंने? जनजातीय आंदोलन को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलन के लक्ष्य एवं स्वरूप की व्याख्या कीजिए। 2 क्वेश्चन है इसमें। जनजातीय आंदोलन को नीचे से उभरते इतिहास, क्या दिया है इंग्लिश में? हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, इसके रूप में देखा जाना चाहिए। इसको आपको एक्सप्लेन करना है क्यों इसको नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। और दूसरा भाग है इस क्वेश्चन का कि 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलन के लक्ष्य एवं स्वरूप की व्याख्या कीजिए। जो जनजातीय आंदोलन चला 19वीं शताब्दी में उसकी आपको व्याख्या करनी है। ओके, तो इसमें हमें सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि भारत के आंदोलन में जो सबसे पहले प्रतिक्रिया हुई किसी समाज से अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनमें से एक थे जनजातीय लोग। 1778 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था जनजातियों का, जिसका नाम क्या था? पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है जिसको। सबसे पहले एक जनजातीय आंदोलन से एक में आता है पहाड़िया विद्रोह। 1770 में भारत का पहला विद्रोह हुआ था जिसको सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। वो जनजातीय आंदोलन नहीं आता है। 1778 से जनजातियों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया था। क्यों प्रतिक्रिया दिया था? इनका सबसे पहला था जंगल, जमीन था। जंगल जमीन 2 मुख्य चीज़ थे। तीसरा धर्म भी था इनका। इनके जंगल को हस्तक्षेप किया जा रहा था, ज़मीन इनकी छीनी जा रही थी जो झूम कृषि वगैरह करते थे। और इनका जो धर्म था, ईसाई मिशनरियों ने 1813 ईस्वी के बाद जब प्रचार प्रसार लीगल रूप से शुरू किया, शब्दों पर ध्यान देना, लीगल रूप से, उससे पहले भी हो रहा था लेकिन अंग्रेजी सरकार ने समर्थन दिया एक्ट बनाकर 1813 में कि ईसाई मिशनरी भारत में प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो 1813 के बाद आप देखते हैं कि और भी ज़्यादा विद्रोह आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मूल निवासी थे भारत के, जो जिनको आदिवासी भी कहा जाता है, उन्होंने ही सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। तो इसका मतलब हुआ कि जिसे समाज में एक हाशिए पर बैठा हुआ वर्ग माना जाता है, उन्होंने ही सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ओके, तो ये आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? जनजातीय आंदोलन के कारण क्या क्या थे, जो मुख्य कारण हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण को लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 19वीं सेंचुरी के जो डिस्कस द ऑब्जेक्ट एंड नेचर, मतलब कि लक्ष्य और स्वरूप की व्याख्या कीजिए। किसी एक आंदोलन की बात नहीं करनी पड़ेगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि मुंडा आंदोलन हो, संथाल आंदोलन हो या भील विद्रोह हो, इन सब का लक्ष्य क्या था, इनके लक्ष्य में समानता आपको ढूंढनी पड़ेगी। और ये बताना पड़ेगा कि इनका स्वरूप कैसा था। बहुत सारे आंदोलन जनजातियों वाले थे जो हिंसक स्वरूप में थे, कुछ आंदोलन ऐसे थे जो अहिंसक स्वरूप के थे। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, और अंत में आप लिखेंगे कि यही वो वर्ग था जिसने एक वर्ग से, चाहे भारत को उत्तर हो
अगर भारत का उत्तर में देखें तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, भारत उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सब जगह पर जनजातीय वर्ग ने आंदोलन किया था, हिंसक और अहिंसक दोनों ढंग से। गांधीवादी आंदोलन का भी जनजातीय लोग हिस्सा रहे थे, जो नागालैंड के थे, गैडरल्यू वगैरह, और जो जदोनांग जी का नाम आता है गांधीवादी आंदोलन सबसे पहले जनजातीय वर्ग में। तो वहाँ से लेकर दक्षिण भारत में आप जाएं, या उत्तर भारत में बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाएं, या पश्चिम भारत में जाएंगे, कोल विद्रोह आपको मिलता है। तो ये पूरे भारत में कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहाँ जनजातियों ने अंग्रेज़ों का विरोध ना किया हो। ओके, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इंट्रोडक्शन तो आपको यहीं से शुरू करना है, उसके बाद डिस्कस करते करते निष्कर्ष में आपको ये लिखना है, इनका स्वरूप और इनका लक्ष्य जो था उसमें समानता थी। ये सब मूल रूप से दो ही चीज़ों के लिए लड़ रहे थे कि हमें हमारी ज़मीन पर स्वायत्ता रहने दो, हमारे जो धर्म है, हमारे जो कानून है, हमारे जो समाज है, उसमें शून्य हस्तक्षेप होना चाहिए बाहरी लोगों का। यही तो मूल नेचर था इस आंदोलन का। तो इस पर आपको फोकस रहना, इसको लिखने की आप कोशिश कीजिए, और जो टेलीग्राम का लिंक दिया होता है उस पर भेज सकते हैं। खराब आंसर जो लोग कॉपी पेस्ट करके आप भेजते हैं 10-10 पेज, 11-11 पेज, उसको पढ़ने से नहीं सही होता है। क्वेश्चन चेक करने का, आंसर चेक करने का फ्लो टूट जाता है, अगला आंसर पढ़ने का मन नहीं करता। कितनी बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ, कॉपी पेस्ट करके मुझे मत भेजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। 10 पेज आप कॉपी करके समय बर्बाद करें, उससे अच्छा है नोट्स बना लीजिए उसका, है ना। 2 ही पेज सही, लेकिन खुद से लिखने की कोशिश करना। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी जीएस का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, लेकिन उसको ऑडिटर ने इस बार पूछा, ऑडिटर मेंस में बीपीएससी में, कि क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्वहीन आंदोलन था? भारत में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। यूपीएससी ने क्या पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। स्वतः स्फूर्त का मतलब क्या होता है? कोई भी लीडर इसको लीड नहीं कर रहा था, जनता खुद से इसमें अपना लीडर बनी हुई थी। उसका कोई एक व्यक्ति, एक चेहरा पर आप केंद्रित नहीं कर सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। जैसे असहयोग आंदोलन में आप गांधी जी को नेतृत्वकर्ता मान सकते हो, बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल जी को मान सकते हो, जो वाईकॉम सत्याग्रह है उसमें के कलपम को मान सकते हो। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में कोई एक लीडर नहीं मिलेगा आपको जो पूरा आंदोलन लीड कर रहा था। इसलिए इसको नेतृत्वहीन या स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था, 8 अगस्त को बम्बई में ग्वालियर टैंक में जो समारोह हुआ था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, 8 अगस्त की ही रात में सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, जितने चोटी के बड़े नेता थे या कांग्रेस समाजवाद के जो नेता थे, जैसे जेपी हो गए, ये लोग भूमिगत रह के आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। कोई भी सामने फ्रंट से नहीं लीड कर रहा था। फ्रंट से कौन लीड कर रहा था? तो फ्रंट से केवल और केवल जनता लीड कर रही थी। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन गांधीवादी आंदोलन में सबसे हिंसक और सबसे विध्वंसात्मक तरीके का आंदोलन था। मतलब सर्वाधिक विध्वंस हुआ था, क्योंकि कोई नेता लीड नहीं करता था। कोई नेता ये डायरेक्शन नहीं दे रहा था कि हम साइलेंटली सड़क पर चलते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। रेल की पटरियां उखाड़ने से तार का लाइन काटने तक ये सब जनता अपनी मर्जी से कर रही थी। इसलिए बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। कई जगह तो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से गोलियां बरसाई गई थी बिहार और यूपी के क्षेत्रों में। तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि 9 अगस्त से क्रांति शुरू हुआ, 8 अगस्त को ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए कई जगह इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तो बहुत ही आसान पूछा है कि बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए आप 10वीं बार लिख चुके हैं, एक बार फिर से लिख सकते हैं। बुक की हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए बुक की हेल्प, लेकिन भाषा शैली अपनी होनी चाहिए। कॉपी बाय लाइन कॉपी नहीं करना है बुक से। बुक से 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, लेकिन लिखते समय खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के मानववाद पर विश्लेषण कीजिए। ये आप सबके पास होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और नेहरू जी हैं और महात्मा गांधी जी हैं। ये 3 दार्शनिक हैं जो बीपीएससी के फेवरेट हैं। इन्हीं पर घुमा फिरा के हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्य कला के प्रमुख विशेषता की विवेचना कीजिए। ये भी आप लोगों ने बहुत बार लिख के मुझे भेजा है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर ही सकते हैं। जो मुख्य क्वेश्चन है जिस पे फंस सकते हैं आप लोग, उस पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? व्हाट इज़ द बेनिफिशियल इन डेवलपिंग इकोनॉमी कॉरपोरेशन इन द रीजन? हाउ इज इट बेनिफिशियल लिखा है।
तो हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क से आपका क्या अभिप्राय है? यह किस प्रकार से इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है? ये हिंद प्रशांत क्षेत्र इसलिए पूछा, मैंने इसीलिए बोला कि बीपीएससी का पैटर्न बहुत बदला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 से 13 सितंबर को ये न्यूज़ में आया था, क्योंकि अमेरिका में बैठक हुई थी हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, और इसमें हमारे वाणिज्य जो उद्योग मंत्री हैं वो भाग लेने गए थे। वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर। तो इसलिए क्वेश्चन सीधा सीधा आपको कॉपी कट पेस्ट हो गया है। और इस क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन जैसे ऑकस है, ऑकस ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, इन तीनों का एक संगठन है। तो उस पर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 21 तारीख को सितंबर महीने में ही। तो ऑकस से भी रिलेट कर सकते हैं आप इसको। वैसे नहीं करना है तो चलो डायरेक्ट हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क पर ही चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक संगठन बनाने की कोशिश की गई है। चीन को जो विस्तारवादी इकोनॉमिक नीति है, फिर से सुनना शब्द को, चीन को जो विस्तारवादी इकोनॉमिक नीति है, सैन्य नीति नहीं, इकोनॉमिक नीति है, उसको काउंटर करने के लिए इसका गठन किया गया है यूएस के नेतृत्व में। क्या है इसमें? जब इसका स्थापना हुआ तब इसमें 12 सदस्य देश थे, अभी 13 सदस्य देश हैं। 13 सदस्य देश कौन कौन है? मैप पर देखते जाना आप, आपके सामने जो मैप लगा उस पर देखते जाना कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है ब्रुनोई, उसी के ऊपर एक छोटा सा देश होगा। तीसरा होगा फिजी, जो हिंद महासागर प्रशांतीय देश है। चौथा होगा भारत, अपना देश भारत ही है। पांचवा होगा इंडोनेशिया, देखिए वहीं पर दिखेगा आपको। फिर थोड़ा सा ऊपर है जापान, जापान के ही बगल में दक्षिण कोरिया होगा। फिर नीचे आ जाएंगे तो मलेशिया मिल जाएगा आपको। फिर ऑस्ट्रेलिया के बगल में जाइए न्यूजीलैंड होगा। फिर न्यूजीलैंड से थोड़ा सा ऊपर जाने पर फिलीपींस मिल जाएगा। सिंगापुर है, थाईलैंड है, और अमेरिका है, और वियतनाम। तो ये सारे देश मिलकर दक्षिणी क्या बनाया इन्होंने? हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क। जो मैंने 2 दिन पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बताया था कि इंडो पैसिफिक क्या होता है। क्वाड पर मैंने लेक्चर लिया था जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि इंडो पैसिफिक जो है वो एक रीजन का नाम दिया गया है। पहले इस रीजन का नाम था एशिया पैसिफिक। आप अफ्रीका के पूर्वी तट से शुरू कीजिए और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से आगे फिजी तक प्रशांत महासागर में जाते जाइए तो वो पूरा भाग क्या कहलाता है? वो पूरा भाग कहलाता है इंडो पैसिफिक। पैसिफिक कहलाता है, इंडो पैसिफिक। अगर आप इस 13 के 13 जो सदस्य मैंने बताए हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आसियान के 10 देश हैं। 10 में से म्यांमार को छोड़कर बाकी लगभग में सारे देश हैं। कुछ कुछ ही देश छूटे हुए हैं। मैक्सिमम आसियान के देश हैं। भारत है, उसके अलावा जापान है, दक्षिण कोरिया है, और ऑस्ट्रेलिया है, और न्यूजीलैंड है, और यूएसए है। यही देश बाहर हैं। बाकी मैक्सिमम देश आसियान कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वो अमेरिका के जो भागीदारी में शुरू किया गया एक संगठन है। इसका मुख्य रूप से 4 उद्देश्य है, जिन 4 में से भारत 3 पर एग्री कर चुका है। पहला उद्देश्य है इसका आपूर्ति श्रृंखला की बहाली करना। आपूर्ति श्रृंखला मतलब जो सप्लाई चेन होता है, आपूर्ति श्रृंखला की बहाली करना। दूसरा है इसका भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, भ्रष्टाचार। तीसरा है इसका स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा। इन तीनों पर भारत एग्री है, इन तीनों पर भारत ने अपनी सहमति जताई है। चौथा है इसमें कि निष्पक्ष और लचीला व्यापार तंत्र, निष्पक्ष और लचीला व्यापार तंत्र, लचीला व्यापार तंत्र। नोट डाउन कर लेना चारों पॉइंट्स को। लचीला व्यापार तंत्र, इन 4 में से नीचे निष्पक्ष और लचीला व्यापार तंत्र पर भारत राजी नहीं हुआ है। क्यों राजी नहीं हुआ? क्योंकि भारत ने बताया कि इस व्यापार तंत्र में विकासशील देशों के लिए पर्यावरण के संबंधी जो मुद्दे डाले गए हैं अमेरिका के द्वारा, वो मुद्दे निष्पक्ष नहीं हैं। यानी कि हमें ज़रूरत नहीं है इस निष्पक्ष और लचीले व्यापार तंत्र की IPEF में। IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। हम भारत ने बताया कि इसमें जितने देश हैं उसमें से बहुत सारे देशों के साथ ऑलरेडी हमारा अपने आप में ही जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो साइन हो चुका है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं। हमने जापान के साथ ही हमारा बहुत अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन है। सिंगापुर के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जो आसियान ग्रुप के मैक्सिमम सदस्य हैं, आसियान के साथ ही हमारा इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम IPEF में भी साइन करें लचीला व्यापार तंत्र के लिए। बाकी 3 मुद्दे पर भारत बिल्कुल राजी हुआ है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद से आपको लिखना पड़ेगा कि चीन के परिप्रेक्ष्य में हिंद प्रशांत आर्थिक क्षेत्र जो है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आर्थिक सहयोग को विकसित करने में इसलिए मदद करेगा क्योंकि चीन पर इन देशों की निर्भरता आसियान देशों की या हमारे या ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड की निर्भरता कम होगी।
और इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में, जहाँ पर चीन का प्रभुत्व है इकोनॉमिक रूप से या सैन्य रूप से प्रभुत्व हासिल करना चाहता है चीन, वहाँ पर ये देश अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। भारत बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है इन 13 सदस्यों में। बाकी जो सारे देश हैं इनके पास टेक्नोलॉजी और व्यापार के तंत्र मौजूद हैं। तो हम ह्यूमन सप्लाई से लेकर हम इकोनॉमी के रूप में भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जापान तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका पहले नंबर पर आती है इकोनॉमी में। जब ये सारे देश मिलकर इकट्ठे होंगे तो निश्चय ही इस क्षेत्र में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को बढ़ावा मिलेगा। जो व्यापार है, वाणिज्य है, कल्चर है, उसके बाद जो स्ट्रेटजिक रूप से होता है, इन सभी चीज़ों में ये सारे देश मिलकर उत्थान कर सकते हैं। डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। किसी दिन मैं इसको बीपीएससी मेंस के लिए टॉपिक में ही पढ़ा दूंगा आईआर के सेक्शन में। ओके, तो इसको आपको लिखने की ज़रूर कोशिश करना चाहिए। कोल्ड चेन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? इस प्रणाली का अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देखरेख के ढांचे को सशक्त कर सकता है? यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे होंगे क्योंकि वो फूड सप्लाई में जो कोल्ड चेन होता है उसको लिख कर आए होंगे। ये सही नहीं होता है। कोल्ड चेन प्रणाली यहाँ पर स्वास्थ्य के देखरेख के लिए पूछा है। ओके, तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ये WHO का कोल्ड चेन प्रणाली है। WHO ने वैक्सीन को सेंटर मतलब केंद्र सरकार के लेवल से गांव या वार्ड के लेवल तक पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन सप्लाई की बात की थी कि वैक्सीन या अन्य दवाइयां जो समय के साथ ख़राब हो जाती हैं या मरीजों को देने वाले कुछ ऐसे फूड होते हैं या कोई भी चीज़ को आपको एक कोल्ड चेन सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा। कहाँ से लेकर? बिल्कुल वैश्विक लेवल से लेकर पंचायत के लेवल तक या गांव के लेवल तक आपको कोल्ड चेन प्रणाली से बनाना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं, वैक्सीन होते हैं, बहुत बड़ा ऐसा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खड़ा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले आपदाओं के लिए। हो सकता है कि विश्व में फिर भी कभी कोई और महामारी आए, तो इस तरह की महामारी में वैक्सीन को लेकर जो दिक्कत आती है सामने, उससे बचने के लिए WHO ने ये कोल्ड चेन प्रणाली का बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था और WHO ने ये सारे देशों को, दुनिया को रिकमेंड किया था। तो भारत के पास एक कोल्ड चेन प्रणाली मौजूद है। ये भारत के स्वास्थ्य देख ढांचे को सशक्त कर सकता है। इस पर आपको एग्री होना है और इसके पॉइंट में पक्ष विपक्ष में आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ओके, अगला है रूस यूक्रेन युद्ध के भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाले वर्तमान और दूरगामी प्रभाव का वर्णन कीजिए। इससे होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक सुझाव को व्यवस्था को सुझाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। रूस यूक्रेन वॉर तो हर कोई आईआर में 10 बार पढ़ के गया होगा। हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे गेहूं का एक्सपोर्ट अपना बढ़ गया है, तेल हमें सस्ता मिलने लग गया है। पूरी दुनिया के गेहूं का एक्सपोर्ट कम हो गया था क्योंकि यूक्रेन और रूस सबसे बड़े गेहूँ के निर्यातकों में से एक थे। उर्वरक जो हम रूस से बहुत ज़्यादा मंगाते थे उस पर थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई। दूरगामी प्रभाव में अगर हम देखें तो ये सब क्या हो गया? ये सब तात्कालिक हो गया। दूरगामी में क्या देख सकते हैं? दूरगामी प्रभाव में जो भारत हथियार का निर्यात करता है, सारा का सारा आयात करते हैं हम रूस से, तो उसमें क्या होगा? अगर रूस पर इस युद्ध के बाद बहुत बड़ा स्तर पर सैंक्शन लगा दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो हथियारों के निर्यात को लेकर हमें आयात को लेकर हमें किसी और देश की ओर देखना पड़ जाएगा या खुद की टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ जाएगी। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन हमसे एक था। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह क्वेश्चन अगर बीपीएससी में पूछता है तो मुझे पता है कि 80% बच्चे होंगे जिनको दिक्कत आएगी ही आएगी। क्या है ये? और ये कोई 150 शब्दों में नहीं लिखने लायक है कि आप बोलेंगे कोई बात नहीं, हम तो लिख ही लेंगे 150 शब्दों में। 38 नंबर में लिखना है आपको, इसलिए मुश्किल होता है। ओके, 4 से 5 पेज आपको मिनिमम लिखना पड़ता है। क्या है कि कार्बन कृषि से अभिप्राय क्या है? यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन को बदल सकती है? सबसे पहले तो कार्बन कृषि क्या होता है? इसको कहा जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मैं लिखता हूं, पता चल जाएगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कृषि भी कहा जाता है, इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कहा जाता है। क्या होता है ये कृषि की ऐसी तकनीक होती है जिसमें भूमि जो होती है ना, वो कार्बन को अधिक से अधिक स्टोर करके रखती है। कृषि की ऐसी तकनीक है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन होता है। दुनिया में जितने ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन होता है, UNFCCC के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इसके हिसाब से कि 14% जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होते हैं वो एग्रीकल्चर से आता है।
अब एग्रीकल्चर को तो फैक्ट्रियों जैसे हम रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो पूरी दुनिया में खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करना है, तो हमने बोला कि कृषि के तकनीक में हम क्यों ना कुछ ऐसा सुधार कर लें कि जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो कार्बन प्रोड्यूसर की जगह से कार्बन जो श्रिंक बन जाए। श्रिंक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा तकनीक बन जाए कृषि में भी जिससे कार्बन कैप्चर हो, CO2 को ज़मीन में कैप्चर कर सकें हम। ओके, वायुमंडल में जो भी ज़्यादा CO2 होगा उसको कैप्चर करने की तकनीक हमें विकसित करनी पड़ेगी। तो कार्बन कृषि से अभिप्राय यही होता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि कार्बन कृषि क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा। किस दिन मैं डिटेल में ये टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको कि दुनिया में 14% कार्बन जो GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है वो कृषि से ही होता है। इस 14% में 56% जो होता है वो एग्रीकल्चर में भी किससे होता है, तो एनिमल हस्बेंड्री से होता है, पशुपालन से होता है। और बाकी 19% किससे होता है, उर्वरक जो हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन आधारित, उससे होता है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। तो आपको ये बताना पड़ेगा। इसमें आपको फिर ये क्या बताना पड़ेगा कि इसका समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जलवायु का अनुकूल कृषि करना चाहिए, कार्बन कैप्चर को इष्टतम उपयोग होना चाहिए। इससे मतलब बेनिफिट क्या सब होगा, किसानों के लिए सही होता है क्योंकि कार्बन कैप्चर तकनीक को जो हम अपनाएंगे यानी कि हम उर्वरक को कम यूज करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मृदा है, मृदा पॉल्यूशन कम हो जाएगा, मृदा उर्वरता बढ़ेगी धीरे धीरे। ओके, वेटलैंड का निर्माण करना पड़ेगा हमें, जिससे वो भी एक कार्बन कैप्चर करने का काम करती है। और इसको किसी दिन मैं डिटेल में एक टॉपिक के रूप में आपको पढ़ा दूंगा, तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का कि भारत 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी कार्यान्वयन किस प्रकार सहयोग दे सकता है, जबकि वह इस समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में सक्रिय है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यहीं पर लोग फंस जाएंगे। इसमें क्वेश्चन में एक लाइन लिख दिया जिसका आपको खंडन करना है। इसमें लिख दिया है जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में सक्रिय है। जब आलोचना पूछा है तो सबसे पहले आप आलोचना यही करेंगे कि भारत या क्वाड ने आज तक लीगल तौर पर यह चीज़ घोषित नहीं किया है कि क्वाड का गठन चीन के विरुद्ध किया गया है। हमने बस ये घोषित किया है कि हम अपने इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को, मिलिट्री कॉरपोरेशन को, जो कल्चरल कॉरपोरेशन है, जो बाकी पॉलिटिकल कॉरपोरेशन है, वायुमंडल के स्तर पर, पर्यावरण का स्तर पर क्वाड देश एक होकर काम करना चाहते हैं। हम चीन के विरुद्ध नहीं काम कर रहे हैं, हम अपने समर्थन में काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको यही खंडन करना है। फिर आपको ब्रिक्स सम्मेलन 2022 के बारे में डिटेल में लिख देना है। और कुछ भी नहीं था इस टॉपिक में, इसको आप लोगों ने किया भी है, मैंने करवाया भी है ब्रिक्स के बारे में। नहीं तो मैं एक दिन एक लेक्चर बना के इसका मॉडल आंसर दे दूंगा आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। इसको लिखने की कोशिश ज़रूर करना आप लोग। इसमें से एक एक क्वेश्चन को लिखिए, एक एक दिन करके, या घंटा घड़ी लगा के, बिल्कुल टाइमर वाइमर लगा के 3 घंटे में इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो जैसा भी लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।